तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। बच्चों के लिए कहा जाता है कि बच्चे माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं। बच्चे परिवार वालों की हंसी, उनकी खुशी का सबब होते हैं। बच्चों का गुम होना हमारे समाज के पन्नों पर इन्हीं परिवार वालों के आंसुओं की स्याह स्याही से लिखी ऐसी कहानियां हैं जिनका रुख पलटने की हिम्मत दिखाई हमारी आज की तेजस्विनी ने, जिन्होंने मात्र 2.5 महीने में ही 76 गुमशुदा बच्चों को ढूंढकर इतिहास रच डाला और बन गई दिल्ली पुलिस की पहली ऐसी महिला जिन्हें गुमशुदा बच्चों को तलाशने के लिए ही हेड कांस्टेबल से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर उन्हें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पदक से नवाजा गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है दिल्ली पुलिस की एएसआई सीमा ढाका। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सीमा ढाका ने जब एक सोच पर काम करना शुरू किया तो पता नहीं था कि इतनी सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के शामली के छोटे से गांव भज्जू में पली बड़ी सीमा ढाका ने जब 19 साल की उम्र में पुलिस प्रवेश की परीक्षा पास की तो ठान लिया कि अपने आप को साबित करना ही है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर द्वारा गुमशुदा बच्चों की तलाश को महत्ता दिए जाने पर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनी सीमा कोरोना काल में ही गुमशुदा बच्चों की तलाश में जुट गईं। तमाम मुश्किलों का सामना किया, लेकिन दिमाग लगाकर विभिन्न तरीके अपनाते हुए कई गुमशुदा बच्चों को ढूंढ निकाला। इन बच्चों को ढूंढने के लिए सीमा को पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तक जाना पड़ा। उनकी लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि मात्र 2.5 महीने में सीमा ढाका ने 76 बच्चों को ढूंढकर उनके परिवार वालों से मिलवाया। इनमें से 56 बच्चे 14 साल से भी कम उम्र के थे। परिणाम स्वरूप सीमा को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देते हुए हेड कांस्टेबल से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी एएसआई बनाया गया। दिल्ली पुलिस में ये प्रमोशन हासिल करने वाली वो पहली महिला अधिकारी हैं और इस स्कीम के तहत एएसआई बनाई जाने वाली भी वो पहली पुलिस अधिकारी हैं। अपनी हिम्मत और दिलेरी के बल पर 76 गुमशुदा बच्चों को उनके परिवार से मिलाने वाली और दिल्ली पुलिस में महिलाओं के लिए नया अध्याय लिखने वाली एएसआई सीमा ढाका हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो ये करते हैं मुलाकात सीमा ढाका से। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए जो आज तक दिल्ली पुलिस की किसी महिला को नहीं मिली। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। वैसे हम पुलिस वालों के बारे में अमूमन टीवी के जरिए, फिल्मों के जरिए ज़रूर ये देखते रहते हैं कि अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन आपको देखकर वाकई नहीं लगता कि इतनी युवा उम्र में आपने ऐसा बड़ा काम कर डाला है। मतलब मान सकते हैं कि ये फौलादी इरादे हैं आपके? फौलादी इरादे भी हैं। किसी भी काम को करने का इरादा चाहिए, एक जुनून चाहिए, जो मुझे लगा कि मेरे अंदर है और मैंने किया। नतीजा आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब हम गुमशुदा बच्चों की बात करते हैं ना सीमा जी, तो सामान्यतः बच्चों का गुम होना ये सिर्फ एक आंकड़ों में ही सिमट कर रह जाता है और पुलिस तो इतने सारे अपराधों से डील कर रही होती है कि ये उनकी प्राथमिकताओं में नजर नहीं आता है। आप इन मुद्दों से कब और कैसे जुड़ी? जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे जो माननीय सीपी साहब हैं, जैसे इन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस का हमारा पदभार संभाला था, तो उन्होंने हर ब्रीफिंग में, हर मीटिंग में, जैसे ही हमारे सीनियर हो या हम सभी की ऑनलाइन ब्रीफिंग, जैसे कोरोना के टाइम में ऑनलाइन ही सब कुछ चल रहा है, तो हर ब्रीफिंग में हमें ब्रीफ करते थे कि हमारे जो किडनैप बच्चे हैं, दिल्ली में जो किडनैप बच्चे हैं वो काफ़ी अब बढ़ गए हैं या हमें इस तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी से मुझे लगा कि हमारे सीपी सर इतना हमें मोटिवेट कर रहे हैं कि हमें इस और काम करना चाहिए, तो बस मुझे वहीं से मोटिवेशन मिली और मैंने ये अपना काम फटाफट स्टार्ट कर दिया। हाँ, लेकिन आप युवा हैं, आपको ज़्यादा अनुभव भी नहीं है, तो पहला कौन सा ऐसा केस था जिसे आपने सॉल्व किया? मुझे हेड कांस्टेबल बने 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं और जब से मैं हेड कांस्टेबल बनी हूँ दिल्ली पुलिस में 2014 से, तभी से मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ मोलेस्टेशन के केसेस की। उससे पहले जब मैं इन्वेस्टिगेशन सीख रही थी तो मैं डे इमरजेंसी ड्यूटी किया करती थी और वहीं पे मुझे एक कॉल मिली थी और मैंने कैसे कैसे उस लड़की को दो दिन के अंदर मैंने कानपुर देहात से उस लड़की को रिकवर किया था। तो जैसे ही हमारे सीपी सर ने ये किया कि हमें किडनैप बच्चों को करना चाहिए, तो मुझे लगा कि मैं इस काम को बेहतर तरीके से कर सकती हूँ और मुझे करना भी अच्छा लगता है
कि ये दिखाना कि हाँ मैंने ये कर दिया है, तो मैंने उसी मतलब ये मान सकते हैं कि वो जो कानपुर की लड़की आपने ढूंढ निकाली थी, उससे आपको वो कॉन्फिडेंस आ गया, आत्मविश्वास था कि हाँ मैं कर इस काम को कर सकती हूँ। सो मैंने ये स्टार्ट किया और सब कुछ सही होता चला गया। सही होता चला गया। लेकिन सीमा जी, 2.5 महीने में 76 बच्चों को ढूंढना सुनने में भी बिल्कुल असंभव सा लगता है। ये इसे आपने कैसे संभव कर दिखाया? कहाँ कहाँ से बच्चों को ढूंढा आपने? 2.5 महीने का मेरा पीरियड है जो मैंने 76 बच्चे किए हैं। लेकिन जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मैं ये टारगेट लेके चली थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं ट्रेस करने हैं, वो मैं 2 महीने में करूँगी। लेकिन कोई नहीं, उसमें टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन मैंने 76 बच्चे रिकवर किए हैं। और जैसे ही मैं थाने में जाती थी, मैं हर एक थाने की FIR अनट्रेस रिपोर्ट निकालती थी, फिर उसकी FIR कॉपी निकालती थी। तो मैंने ये मन नहीं बनाया था कि मैं हाँ धीरे धीरे काम करूँगी, एक FIR पहले मैं उठाऊँगी और उसी के अकॉर्डिंग काम करूँगी, दूसरी जब वो बच्चा ट्रेस हो जाएगा मैं दूसरे पे काम करूँगी। मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने पूरी एक थाने की अनट्रेस रिपोर्ट निकाली है। अनट्रेस रिपोर्ट निकाल के तुरंत पूरी रात बैठ के उनसे पहले फ़ोन पे कांटेक्ट किया है, जिससे मेरा फ़ोन पे कांटेक्ट हो गया है। वो मैं उसके पीछे अपना होमवर्क लिखती गई और नेक्स्ट जहाँ मुझे फ़िज़िकली जाना था कंप्लेनेंट को ट्रेस करने, उनको मैंने फ़िज़िकली जाके ट्रेस किया, उनसे इन्फॉर्मेशन गेन की। मतलब मैं रुकी नहीं हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन जिस भी केस में मुझे मिल गई मैं उसी में चली गई। ये नहीं मैंने वेट किया हो किसी का। दिन और रात मैं 2-2 बजे तक मतलब थाने में थी प्रेजेंट। आउट स्टेशन जाती थी तो कई दिन भी लग जाते थे। हाँ, तो मैं वही जानना भी चाह रही थी कि ऐसा तो है नहीं कि ये बच्चे दिल्ली में ही थे और आपने दिल्ली से ढूंढ निकाले, ऐसा तो नहीं था। कौन कौन से राज्यों तक जाना पड़ा आपको? मेरा मेन जो ज़्यादा बच्चे रिकवर हुए हैं दिल्ली NCR से, गुड़गांव, गाज़ियाबाद, सोनीपत, पानीपत, वेस्ट यूपी से भी मैं लेके आई हूँ। और आउट स्टेशन तो पंजाब है, होशियारपुर पंजाब में, दूसरा वेस्ट बंगाल डेबरा थाने के अंदर मैं गई थी। ईस्ट यूपी एंड बिहार तक मैंने जो किए हैं वही मेन रहे हैं जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि आपने रात दिन एक किया इन केसेस को ढूंढने के लिए, तो कुछ केसेस का उदाहरण देकर हमें बता सकते हैं कि कैसे आपने काम किया था, क्या क्या मुश्किलें आई थी, क्या क्या चैलेंजेस थे आपके सामने जब आप इन बच्चों को ढूंढने का मन बनाया? चैलेंजेस तो काफ़ी थे इनमें, क्योंकि जो मैंने केसेस किए हैं वो सारे ही 2013 के, 2014 पुरानी मतलब FIR थी, रजिस्टर्ड थी जो। तो ज़्यादातर में क्या था, IO और कंप्लेनेंट का कनेक्शन ही टूट गया था, कांटेक्ट एक दूसरे से नहीं हो रहा था। तो मेन जो मेरे सामने जो चैलेंज था, सारी पुरानी फाइलें थी, कंप्लेनेंट को ट्रेस करना और पहले उनसे कांटेक्ट करना कि उनके बच्चे के बारे में इन बिटवीन आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, या मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टिगेशन फर्दर कर सकती हूँ। और हुआ भी ऐसे ही। पहले मैंने जितनी मेहनत मैंने बच्चों को ट्रेस करने में लगाई, उतनी ही शायद मैंने कुछ केसेस में कंप्लेनेंट को भी ट्रेस करने में लगाई, और उनसे मुझे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई। और जैसे जैसे जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने मुझे दी, मैंने उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। लेकिन एक बात जो आपने अभी तक बताई नहीं है हमें, वो ये कि आपके इन बच्चों को ढूंढने के पीछे एक ख़ास तरीका था, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा है कि आपने कहीं बल प्रयोग नहीं किया है। बिना बल प्रयोग के कैसे ढूंढा इन बच्चों को? कई केसेस में मैम जैसे लोकेशन वगैरह मैंने निकाली हैं, लोकेशन से मैंने ट्रेस किया है। कई बार लोकेशन भी हमें बिल्कुल फिक्स जगह की नहीं मिलती कि एक्यूज़ हमारा है, जिसको हम ट्रेस कर रहे हैं वो बंदा वहाँ पे है। तो मैंने उनसे फ़ोन पे ऐसे लेडीज़ बन के कि हाँ मैं सॉरी सर मिस कॉल लग गई है, और फिर धीरे धीरे 1-2 बार और फ़ोन किया है, बात की है आगे, अच्छा कहाँ रहते हो, कैसे करते हो, कुछ इस तरह के भी केसेस हैं। कुछ से मैंने ऐसे बोल के कि मैं आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आपका आधार कार्ड कनेक्ट नहीं है, आपका नंबर जल्दी बंद होने वाला है, मैं कस्टमर केयर से बोल रही हूँ। इस तरह से उनके जो मुझे इन्फॉर्मेशन उनसे चाहिए थी, एड्रेस उनके जो चाहिए थे, बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस जो कि मैं वहाँ जा सकूँ, इस तरीके से भी मैंने निकाले हैं। तो ईज़िली मुझे कहीं भी बल यूज़ करना नहीं पड़ा है, और मतलब मैंने ऐसे ही फ़ोन पे उनको अपने जाल में ले लिया है और ट्रैप किया है। यानी जैसो कहते हैं ना, लक्ष्य हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज़ का यूज़ किया जाता है। आपने भी अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और इस तरीके से केसेस को ढूंढा। आपने जिन बच्चों को ढूंढा उनमें बड़ी तादाद, लगभग 56 बच्चे ऐसे हैं जो 14 साल से कम उम्र के हैं। तो सबसे छोटा बच्चा किस उम्र का था जो आपने ढूंढा? 3 साल का था, मेरे थाने का ही था।
2020 की FIR थी और उसको मैं ज़्यादा आपको नहीं विस्तार में बताना चाहूँगी, लेकिन वो बच्चा हमने 3 घंटे के अंदर अंदर विद एक्यूज़ हमने पकड़ लिया था उसको। और 2-3 साल के ही और भी ऐसे केसेस थे जो अदर थानों के भी थे, वो भी मैंने 3 साल तक का जो कम उम्र का आंकड़ा है वो तक मैंने किए हैं बच्चे ट्रेस। वैसे सीमा जी, आपके इस काम के बाद ये ना केवल उन परिवार वालों के लिए बहुत खुशी की बात है जिनके बच्चे उन्हें वापस मिल गए, बल्कि बहुत सारे ऐसे परिवार वाले जिनके बच्चे सालों से गुम हैं और अभी तक मिल नहीं पाए हैं, उनके लिए एक उम्मीद की रोशनी बन के आई हैं आप। कुछ ऐसे केसेस बताएंगे जो बहुत चैलेंजिंग थे आपके लिए? कोई एक ऐसा केस जिसमें वाकई आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी? मैं बताना चाहूँगी आपको, एक केस था मेरे पास जिसमें लड़का उनके रेंटेड हाउस पे रहता था कंप्लेनेंट के, और दोनों हस्बैंड वाइफ फैक्ट्री में काम करते थे और दोनों ही जैसे पीछे से छोड़ के अपनी बेटी को चले जाते थे। 12-13 साल की लड़की उनकी थी एज। उस लड़के ने उसको कब बहकाया, कब अपनी बातों में लिया, और लॉकडाउन से पहले ही उस लड़की को लेके गायब हो गया। उन्होंने कंप्लेंट दर्ज कराई, केस रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ कंप्लेनेंट से, तो काफ़ी रो रहे थे कि हमारी मतलब सामाजिक भी हम काफ़ी परेशान हैं, और वैसे भी हमारी एक ही बेटी है, एक बेटा है, हम वैसे भी परेशान हैं कि हमारी बेटी मिल नहीं रही है और हमें इस आदमी पे शक है। और इस बीच मेरी बेटी का फ़ोन भी आया है, लेकिन वो डायरेक्ट हमारी बेटी से बात नहीं कराता है, नंबर उसका नहीं है, कॉन्फ्रेंस पे लेके हमारी बेटी से बात कराता है। तो वो नंबर मैंने उनसे लिया एक्यूज़ का, लोकेशन वगैरह आ गई थी, बट वो इतने अच्छे से नहीं। फिर वही जो मैंने आपको बताया, फ़ोन पे बात की कि आपका आधार कार्ड नंबर वेरिफिकेशन करानी है, मिल लीजिए, आप यहाँ मिल लीजिए। हो सकता है एक लेडीज़ होने के नाते भी वो जल्दी मेरे झांसे में आ गए हों। और रात को एक दिन फैक्ट्री से हमने उसको ट्रेस किया और रेड करके, और फिर उससे लड़की बिहार से रिकवर की। लेकिन मैंने सुना है कि आप पश्चिम बंगाल तक गई, वहाँ पे आपको नदियाँ भी पार करनी पड़ी बच्चों को ढूंढने के लिए? बिल्कुल मैम, डेबरा थाने के अंदर का केस था। हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बच्चा वहाँ पे है, और वेस्ट बंगाल काफ़ी बड़ा एरिया, एक थाने में 150 के आसपास गांव आते हैं। एसएचओ को भी इतना याद नहीं है कि हाँ एक्चुअल में ये गांव मेरे एरिया में पड़ता भी है या नहीं पड़ता है। दूर भी काफ़ी हो गया था दिल्ली से, जैसे, और कोरोना पीरियड भी था कि भाई कम ट्रेनें चल रही थी या जैसे भी, हम वहाँ पहुँचे हैं। और जो गांव था वो 2 नदी क्रॉस करके नाव से हमें जाना था, और तब वो गांव था, और उस गांव में भी जाके पूछताछ करनी और इस तरीके से, तो वो बच्चा वो भी काफ़ी चैलेंजिंग था। और फिर वहाँ से बच्चे को ट्रेन के थ्रू लेके भी आना, इतना छोटा बच्चा है, बट वो बच्चा मेरे से आते आते ट्रेन में इतना अटैच हो गया कि दीदी अपने घर तो जाऊँगा ही नहीं, आपके साथ ही जाऊँगा। जी, ऐसे कई मामले आपके सामने रहे। एएसआई सीमा ढाका, आपसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें तेजस्विनी। लड़ने आए हैं हम, आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। हमारे भी घर वाले चिंता करते हैं, पर आज देश की कोरोना से लड़ाई है, और हमारा हौसला ही तो इस जंग का सिपाही है। कोई कुछ भी कह ले या कर ले कुछ भी, हम खुद से पहले अपना देश बचाने आए हैं। इस रणभूमि में शायद सांस हमारी भी टूटेगी, पर तुम्हारे प्राण बचाने को हम खुद को निछावर करने आए हैं। वार सभी हम सह लेंगे, पर हार नहीं हम मानेंगे। इस अंधियारे से हम जीतेंगे, फिर देश को रोशन कर देंगे। हम आज फिर ये युद्ध लड़ने आए हैं, हम आज फिर अपना फर्ज निभाने आए हैं। आइए करें उन्हें नमन जिनके लिए सबसे पहले है वतन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, और तेजस्विनी में आज हमारे साथ हैं एक ऐसी महिला जिन्हें हेड कांस्टेबल से आउट ऑफ टर्न प्रमोशन देकर एएसआई बनाया गया, क्योंकि उन्होंने मात्र 2.5 महीने में 76 बच्चों को ढूंढ निकाला। दिल्ली पुलिस की एएसआई सीमा ढाका। सीमा जी, आपने अभी बात की कि लॉकडाउन के दौरान आपको पश्चिम बंगाल तक भी जाना पड़ा, और लॉकडाउन वो समय था जब हर कोई कोरोना वायरस से डर कर अपने घर में सुरक्षित बैठा हुआ था, लेकिन आपको डर नहीं लगा कि आप बाकी खतरों के साथ साथ वायरस के खतरे को भी झेल रही थी? मुझे डर बिल्कुल नहीं लगा कि मैं आउट स्टेशन जा रही हूँ। वैसे तो स्टाफ मेरे साथ रहता था, लेकिन मैं उस पीरियड को भी एंजॉय करती थी। मुझे अच्छा लगता था।
पहले से ही मेरे अंदर ये रहा है कि मैं कभी डरी नहीं हूँ। स्कूल टाइम में भी मैं अपना खेतों के बीच में से साइकिल पे अकेली जाने वाली एक लड़की थी जो स्कूल जाती थी, तो कहीं ना कहीं वही आदत मुझे पड़ी हुई थी और ऐसे ही इस तरह से मुझे कभी डर लगा ही नहीं है। अच्छा, और आपका ये कभी डर ना लगना, देखो कितने बच्चों के काम आ गया है ये एक बात। लेकिन सीमा जी, आप तो उत्तर प्रदेश के शामली के छोटे से गांव भज्जू से आप पढ़ी लिखी हैं, वहाँ पली बड़ी है भज्जू से जी। और कैसे फिर ऐसा हुआ कि आप किसान परिवार, आपके पिताजी खेती करते, किसान परिवार से पुलिस की नौकरी और छोटे से गांव से दिल्ली, ये सफ़र कैसे तय किया आपने? कभी सोचा नहीं था पुलिस में जाऊंगी, लेकिन मेरे कॉलेज से मेरी फ्रेंड वगैरह थी जो फॉर्म आए दिल्ली पुलिस के, उन्होंने कहा कि हम फॉर्म फिल कर रहे हैं और हमें दिल्ली पुलिस में जाना है। तो मैंने भी सोचा ठीक है, मैं भी फॉर्म फिल कर लेती हूँ और उनके साथ दिल्ली घूम आऊँगी। मुझे नहीं लगता था कि मैं कर पाऊँगी, या मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मेरी फैमिली में से कोई पुलिस में नहीं है, मेरी फैमिली में से सब टीचर हैं, मेरे जो कज़न ब्रदर सिस्टर सभी टीचिंग लाइन में हैं और मेरी फैमिली में ने भी यही सोचा था कि टीचर ही ये इसको आगे बनना है, अगर कुछ नौकरी वगैरह जो करनी है तो। मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन मैं भाग्यशाली थी जो पूरे कॉलेज में से मेरा सिलेक्शन हुआ था दिल्ली पुलिस में। आपके अकेले का सिलेक्शन हुआ? जी। तो उस टाइम मुझे ये लगा कि मुझे पता नहीं कितनी बड़ी उपलब्धि मिल गई हो, और मेरे घर वालों ने भी एक बार कहा कि सोच लो तुम कर पाओगी भी या नहीं, कभी घर से अलग रही नहीं हो, हमारे साथ रही हो, इतना दूर भी नहीं कभी, मतलब कॉलेज भी स्कूल भी घर के पास में ही, ज़्यादा नहीं था डिस्टेंस। सोच लो जाना भी है या नहीं। लेकिन मुझे तो बस यही मेरे तो था कि मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया है, पूरे कॉलेज में से किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है, बस मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस टाइम मेरे लिए, तो मैं आ गई थी यहाँ पे। ठीक, तो आपकी ट्रेनिंग कैसी रही? तब भी क्या कुछ अलग माहौल था, क्योंकि आपने तो ऐसा कभी अनुभव ट्रेनिंग लिया तो नहीं टफ होती ही है, काफ़ी 13 महीने की ट्रेनिंग हमारी थी, और लेकिन 1000 लड़कियां थी, इतनी सारी लड़कियां, और उनका साथ जो मिला वो टाइम कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। 4 बजे उठना और दौड़ना भागना, लेकिन उसको भी एंजॉय किया है। जी, काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन उसके बाद दिक्कत नहीं हुई आपको, क्योंकि आप नए शहर में, नई नौकरी, नए माहौल में जब आई तो? हाँ बिल्कुल, ट्रेनिंग के बाद सब लड़कियां अलग अलग हो गई और मैं भी अलग हो गई। जैसे ड्यूटी थी, ड्यूटी प्लेसेस पे अलग अलग रहने सहने लग गई, तो मुझे काफ़ी, मतलब मैं अकेला सा पड़ गई और अकेली सी पड़ गई, और मुझे लगा कि मैं तो काफ़ी परेशान हो जाऊंगी, कहीं भी ड्यूटी जाना है। मुझे दिल्ली जैसे शहर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने एक पीजी में रहना स्टार्ट किया, गर्ल्स हॉस्टल था, उसमें मैंने रहना स्टार्ट किया। 1-2 मुझे और फ्रेंड मिली। फिर भी मैंने अपने घर वालों को बोला कि मेरी अब शादी कर दो, मैं अकेली नहीं रह सकती हूँ, कम से कम मेरी शादी हो जाएगी, मेरे हस्बैंड रहेंगे, कहीं मुझे इधर उधर जाना है वो कुछ सपोर्ट तो करेंगे कि छोड़ आएंगे और ले आएंगे। मुझे दिल्ली के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी उस टाइम। तो फिर जल्दी ही मेरी शादी भी हो गई। मेरे कज़न ब्रदर के थ्रू, उनके ही बैचमेट थे मेरे ब्रदर के, उन्होंने मेरी शादी भी मतलब जल्दी हो गई, और मुझे अच्छी फैमिली मिली, पति मिले, सास ससुर मिले, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते थे, मुझे कभी लगा ही नहीं। फिर मैंने एंजॉय किया दिल्ली पुलिस को। जी। अच्छा, लेकिन आपके इन लॉज का भी सपोर्ट आपको पूरा मिला? क्योंकि जब भी महिलाएं काम करने के लिए घर से बाहर निकलती हैं, खास तौर पे पुलिस जैसी नौकरी जिसमें रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं, तब सास ससुर का सहयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी जी, जी आपको लगा, आपको मिला ये सहयोग? बिल्कुल मैम, मेरी जो फ्रेंड सर्कल हैं वो भी कहते तुम कितनी लकी हो कि तुम्हें इतने अच्छे सास ससुर मिले। आ जाते हैं जैसे मेरे पास घूमने फिरने के आएंगे कि तुम्हारे घर में आके तो इतना मन लगता है ना सीमा, मतलब इतना अच्छा माहौल है तुम्हारा, कितने कोऑपरेटिव हैं, तो अच्छा है। तो इन सब के सहयोग से आज आपने सबका नाम रोशन किया, अपने गांव का नाम रोशन किया है। लेकिन सीमा जी, आपने जब ये काम किया, तब आपको सबका सहयोग मिला था, पुलिस का, सिस्टम का और आम जन का? कितना सहयोग मिला आपको? सबसे बड़ा सहयोग तो मेरे जो हमारे सिप्पी साहब हैं, माननीय सिप्पी साहब, उनका मुझे बहुत ज़्यादा, कि अगर वो इस तरह से हमें ना ब्रीफ करते या कि हमें किस क्राइम की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो शायद नहीं मैं इसको कर पाती। दूसरा, मेरे डीसीपी सर श्री गौरव शर्मा जी, उन्होंने भी, जैसे मैंने स्टार्ट किया तो उनकी नॉलेज में आया कि हाँ लड़की काम कर रही है, तो उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट भी किया और काफ़ी सपोर्ट किया।
मेरे एसएचओ आशीष कुमार जी, मेरे एसीपी मनीष जोरवाल, जो मुझे 24 आवर्स, अगर मैं कहीं भी हूँ, सर मैं आउट स्टेशन जा रही हूँ, ठीक है, किस सिचुएशन में हूँ, मुझे अब कितना स्टाफ चाहिए, मतलब 24 घंटे उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया है। यानी ये मान सकते हैं कि हर स्तर पे अधिकारियों ने आपका साथ दिया, आपको मोटिवेट किया कि आप ये सब कर रही थी। सीमा जी, चूँकि आपने 6 साल तक मोलेस्टेशन के केसेस भी डील किए हैं और दिल्ली के वास्तव में बात करें तो यहाँ महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आप खुद आज व्यवस्था का हिस्सा हैं, खुद एक महिला भी हैं। आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या हल है इस समस्या का? जागरूक करना, पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाएं, बेटों को समझाएं कि किस तरीके से हमें लड़कियों को क्या बिहेव करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, लड़कियों को सक्षम करना। और इस क्षेत्र में दिल्ली पुलिस काफ़ी काम कर भी रही है, जैसे लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग कराना, कॉलेजेस में जाके लेक्चर देना, परिवर्तन जो एक सेल भी हर डिस्ट्रिक्ट वाइज बनी हुई है, उसमें स्टाफ भी होता है। मैं खुद 2-3 साल तक परिवर्तन में रही हूँ और मैं कई बार जाती भी थी। और भी जो लगा हुआ है स्टाफ दिल्ली पुलिस का, वो सभी ऐसे अटेंड करते हैं। वहाँ किसी अच्छे एनजीओ से जो लेक्चर काउंसलर जो आते हैं, उनके लेक्चर कराते हैं, अवेयर कर रहे हैं, लड़कियों को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दूसरा, पेरेंट्स को भी थोड़ा सा कि अपने बच्चों को, बेटों को समझाएं कि किस तरीके से समाज में कैसे इस तरह की बुराइयां ना हो। सोच में बदलाव के साथ ही आएगा, जो हम लगातार कहते रहे हैं। चलिए यहाँ पर सीमा जी आपसे कुछ रैपिड क्वेश्चंस पूछती हूँ, 4-5, उनका जवाब लेते हैं। अगर आप पुलिस में नहीं होती तो क्या कर रही होती? शायद टीचर होती। अच्छा, जिंदगी में सबसे प्यारा क्या है आपको? मेरा बेटा। शायद इसीलिए मैंने दूसरों के बच्चे ढूंढे हैं, क्योंकि मुझे अपना बेटा बहुत प्यारा है। कितने साल का है? 8 साल का। अच्छा, बहुत बाली उम्र है ये तो, बहुत छोटा प्यारा सा बेटा है आपका। एक सलाह, एक विचार जिसने आपको ज़िंदगी में बहुत प्रभावित किया हो या मोटिवेट किया हो? जिससे इतनी बड़ी अचीवमेंट मुझे मिली है, मैं ये सारा श्रेय अपने सिप्पी सर को दूंगी कि अगर ना वो स्कीम चलाते और ना मैं इतना नेक काम करती और ना ही इतनी अच्छी दुआएं मुझे लोगों की मिलती। जी, आपने लगातार बात की, उसमें पेरेंट्स का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो आपने केसेस ढूंढे हैं, आप पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? आपने इतने करीब से इन गुमशुदा बच्चों के मामलों को देखा है, उसके बाद क्या कहेंगे पेरेंट्स को? पेरेंट्स को मैं यही कहूँगी, अपने बच्चों को थोड़ा टाइम दे। दिल्ली जैसे शहर में बाहर दूर दराज से आके रहना और अपना जीवन यापन करना एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग टारगेट पेरेंट्स के सामने हो जाता है। दोनों को ही वर्किंग होना पड़ता है। मैंने जो देखा है कि ज़्यादातर जो गरीब लोग हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ फैक्ट्री में जाते हैं, सुबह और शाम को वापस आते हैं। उनकी एब्सेंस में बच्चों को कई बार गली वाले या कोई अननोन पर्सन आके मिसगाइड कर देता है। ज़्यादातर रीज़न यही मैंने जो देखा है, मेरे 76 केसेस में यही रहा है। तो मेरा उनके लिए यही है कि आप अपने बच्चों को टाइम दे। अगर पॉसिबल हो तो एक वर्किंग हो, या अगर दोनों भी वर्किंग हो तो कोई ना कोई, जैसे बड़े बुजुर्ग घर पे रहें या पीछे से बच्चों की थोड़ी देखभाल कर सके। वो मिसगाइड ना हो। कि ये जो वेरिफिकेशन करवाना होता है ये भी ज़रूरी होता है, खासतौर पे किराएदारों का? यस मेन, क्योंकि 3-4 केसेस ऐसे आए हैं जो किराएदार ही लड़कियों को या बच्चों को ऐसे मिसगाइड करते हैं या उनको ले जाते हैं। तो ये वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और वेरिफिकेशन कराते नहीं हैं, जो मैंने देखा है, वो एक आईडी भी लेके नहीं रखते हैं। वेरिफिकेशन तो दूर की बात है, ये भी एक मेन रीज़न है। अगर हमें वेरिफिकेशन हो और कोई आईडी हो तो ईज़िली उस आदमी तक हम ट्रेस कर लेते हैं। उसको भी डर रहता है कि आपकी वेरिफिकेशन हो गई, आपके डॉक्यूमेंट्स इनके पास है, तो वो डरेगा। अगर और आपने एक बात बीच में कही थी कि कंप्लेनेंट चला जाता है, उसे कांटेक्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जी। तो क्या ये भी एक सलाह बनती है कि भैया अपना नंबर देकर रखें, अगर चेंज नंबर दें, अगर एड्रेस चेंज करें तो आईओ को बताएं जाके। अगर कोई इस बीच कोई इन्फॉर्मेशन भी पेरेंट्स को मिलती है तो वो भी आईओ के साथ शेयर करें। ये एक मैं पेरेंट्स को ज़रूर कहूँगी। चलिए सीमा जी, आखिर में एक सवाल कि यहाँ से आगे अब क्या लक्ष्य है आपका? लक्ष्य मैम, जैसे लोग मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, अभी भी फ़ोन कॉल आ रही हैं दूर दूर से, जो नीडी पर्सन हैं और जिनको नीड की मेरी ज़रूरत है, मैं चाहूँगी कि मैं जल्दी ही उनकी जो प्रॉब्लम है उनको सुनूं और उनको करूं। जिस काम के करने से मुझे इतनी दुआएं मिल रही हैं, मुझे आउट ऑफ प्रमोशन ऑफिशियली भी मिल रहा है, अप्रिशिएशन इतना मिल रहा है, तो मैं चाहूँगी कि इस काम को मैं और कंटिन्यू रखूँ।
चलिए सीमा जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो ये काम आप आगे बढ़ा रही हैं इसको आप और तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ा सकें। जिस शिद्दत के साथ आप लगी हुई हैं, सबकी शुभकामनाएं और हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्विनी में हमारे साथ बात थैंक यू मैम। तो ये थी आज की तेजस्विनी एएसआई सीमा ढाका, जिन्होंने अपना उदाहरण सबके सामने पेश कर ये दिखा दिया है कि गुमशुदा बच्चों को ढूंढने का काम सफलतापूर्वक और तेज़ रफ्तार से किया जा सकता है। आज की तेजस्वी में बस इतना ही, लेकिन आपके जो ईमेल्स हैं हमें लगातार मिल रहे हैं और आपके मैसेजेस हमें बेहद प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। यूँ ही हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, tejaswini.ednews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार, बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल, न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ दो टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।